नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मध्य प्रदेश में आज 3,844 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 89 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में आज 9,327 मरीज स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में अब तक 7,60,963 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए अब तक के मौत के आंकड़े की तो 7,483 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 6,91,427 मरीज ठीक भी हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कोरोना से मौतों के मामले पर एक बार फिर प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के वास्तविक आंकड़े जारी किए तो सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग तिलमिला उठे, क्योंकि वो इस महामारी में निरंतर मौतों के आंकड़ों को दबाने और छुपाने के खेल में लगे हुए हैं। कमलनाथ ने आगे लिखा है कि वो शिवराज सरकार को खुली चुनौती देते हैं। यदि उनमें साहस है तो वो मध्य प्रदेश के सभी मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों के मार्च माह से अभी तक के पूरे रिकॉर्ड और रजिस्टर को सार्वजनिक करे, मुझे गलत साबित करे। प्रदेश की जनता ने इन 3 माह में प्रदेश के मुक्तिधामों और कब्रिस्तानों की स्थिति को खुली आंखों से देखा है। किस प्रकार ये शवों से भरे रहे, अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग की स्थिति रही, मुक्तिधाम छोटे पड़ गए, लकड़ियां तक खत्म हो गई, शव वाहन तक कम पड़ गए। मीडिया ने भी इस सच्चाई को समय समय पर उजागर किया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता में बैठे जिम्मेदार लोग बड़ी बेशर्मी से झुठलाने में लगे हैं। यदि आप प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल और कोविड सेंटर हमीदिया अस्पताल जा रहे हैं तो सावधान रहिए। हो सकता है कि आप अस्पताल परिसर में आने के कारण कोरोना संक्रमण के शिकार हो जाएं। वो इसलिए क्योंकि अस्पताल के बीचों बीच खुले में कचरा फेंका जा रहा है। ना तो अस्पताल प्रबंधन का इस पर ध्यान है और ना ही नगर निगम अपनी जिम्मेदारी संभाल रहा है। हजारों की संख्या में मास्क, PPE किट भी देखी जा सकती है। जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार। दूसरी ओर बड़ी लापरवाही से हम आपको यहाँ पर रूबरू कराते हैं। हम फिलहाल हमीदिया अस्पताल में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रदेश के बड़े कोविड सेंटर में से एक यहाँ पर है। और जो हम मेडिकल वेस्ट है और कोविड वेस्ट है वो हम आपको आज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से खुले में यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। हम देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स हैं, ये कोरोना की टेस्ट के लिए यहाँ पर लाए गए थे। इनमें देखा भी गया है कि अंदर जो है वो किट यहाँ पर है, जो कि कोरोना की जो रैपिड टेस्ट की किट है वो भी इसमें यहाँ पर डली हुई है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो ग्लव्स हैं, जो कम से कम हज़ारों की संख्या में यहाँ पर ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा जो मास्क हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ एक तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि ये प्राइवेट एक वाहन है। ये वाहन में कचड़े को जो है वो यहाँ पर भरा यहाँ पर जा रहा है। कर्मचारी हम यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये यहाँ पर उठा रहे हैं, और ये प्राइवेट वाहन है। जबकि मेडिकल के लिए जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं उसमें साफ तौर पर प्रावधान किया गया है कि इसके लिए विशेष वाहन यहाँ पर बनाए गए थे, जिनमें कोविड और मेडिकल का जो कचरा है उसको यहाँ पर फेंका जाना है। और इन्हें ना सिर्फ फेंका यहाँ पर जाता है, बल्कि इनको वैज्ञानिक पद्धति से निष्पादन करने की प्रक्रिया है। लेकिन हम देख सकते हैं ना तो यहाँ किसी प्रकार के कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ नगर निगम की गाड़ी की जगह प्राइवेट वाहन यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें जो हैं वो साफ तौर पर नगर निगम, प्रशासन, स्वास्थ्य महकमे की पोल यहाँ पर खोलती हैं, साबित यहाँ पर करती हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रबंधन यहाँ पर किया जा रहा है, और ये जो कोविड का कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है उसे किस प्रकार से यहाँ पर मेंटेन यहाँ पर किया जाता है। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर है कि प्रशासन जो है वो लगातार कोविड से संक्रमण से लड़ाई के लिए यहाँ पर जंग यहाँ पर लड़ रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो कोविड का कचरा है, जो साफ तौर से कहीं ना कहीं संक्रमण को यहाँ पर फैला सकता है, उसे लेकर भरपूर और बड़ी लापरवाही जो है वो अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काबू होता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 3,844 मरीज मिले हैं। संक्रमण दर भी 20 दिन में 15% घटकर 5% हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के मुताबिक ये 3% होना चाहिए।
स्वास्थ्य विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में अब 62,053 एक्टिव केस हैं। वहीं ब्लैक और व्हाइट फंगस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। कोरोना वायरस से मिलते जुलते लक्षण वाले व्हाइट फंगस के संक्रमण ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी। ब्लैक फंगस से कम खतरनाक बताए जाने वाले इस फंगस से संक्रमित पहला मरीज जबलपुर के गुप्तेश्वर में मिला है। जबलपुर के ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्हाइट फंगस संक्रमित मरीज को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। व्हाइट फंगस का एक केस हमारे 79 केसेस में से एक केस डायग्नोस हुआ है। अभी तक हमने मेडिकल कॉलेज में 29 ऑपरेशंस करे हैं। इन ऑपरेशन की हम जांच करवाते हैं और उस जांच में ये व्हाइट फंगस डिटेक्ट हुआ है। किसी तरीके की बीमारी हो, चाहे व्हाइट फंगस हो या जो भी हो, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वो प्रयास करेगी कि हर पेशेंट का इलाज किया जा सके। सरकार ने भले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया हो, लेकिन इस बीमारी से निपटने के लिए इंतजाम नहीं है। राजधानी भोपाल में आलम यह है कि बीते 3 दिनों से मरीजों को एक भी इंजेक्शन नहीं मिल सका है। गांधी मेडिकल कॉलेज की बंद खिड़कियों पर लोग सुबह 6 बजे से देर शाम तक लाइनों में इंजेक्शन मिलने की उम्मीद पर बैठे रहते हैं। भोपाल में लगातार इस बीमारी के मरीजों में भी इजाफा होता जा रहा है। शहर के ब्लैक फंगस के 250 से अधिक मरीज हैं। इसमें 157 मरीजों की स्थिति गंभीर है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार ने। राजधानी भोपाल में ब्लैक फंगस के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा यहाँ पर होता जा रहा है और फिलहाल हम इंजेक्शन्स को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों की तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भीड़ यहाँ पर लगती है, लेकिन अब तक इन्हें इंजेक्शन जो है नहीं अवेलेबल हो सके हैं। इतना ही नहीं बल्कि बीते अगर 3 दिनों की बात यहाँ पर की जाए तो 3 दिनों से मरीज़ यहाँ पर जो परिजन हैं वो यहाँ पर परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, हम उनसे चर्चा करेंगे। साहब, आप कब से आपको इंजेक्शन यहाँ पर उपलब्ध है? मुझे लगभग 3 दिन से इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुए हैं। 3 दिन से मैं सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक यहाँ बैठा रहता हूँ। ये साइन भी करा के ले लिया है, जिसमें डीन के साइन है, सील है, और उन्होंने कल ये बोला है कि आप ओपन मार्केट से इंजेक्शन प्राप्त कर लीजिए। ओपन मार्केट में हमें पता चला पाक मंगलिया, वहाँ हम गए तो वहाँ इंजेक्शन ख़त्म हो चुके थे। और जो कहीं अधिकारियों से आप लोगों ने चर्चा वगैरह किया किसी प्रकार की? अधिकारी कोई चर्चा करते ही नहीं है। कोई अधिकारी चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं इंतज़ार में कि कोई अधिकारी आएगा, बताएगा सूचना कब मिलेंगे क्या है, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी अवेलेबल नहीं है। तो ये स्थिति फिलहाल ब्लैक फंगस की यहाँ पर है कि इंजेक्शनों के इंतज़ार में लोग जो हैं वो दर दर यहाँ पर भटकने के लिए मजबूर हैं। अधिकारी हैं तो जवाब यहाँ पर नहीं देते और मरीजों की जो है वो गंभीर स्थिति लगातार यहाँ पर होती जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारी से आखिर निजात कैसे मिल पाती है। कैमरामैन अजय मालवी के साथ शिखिल ब्योहार, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने जिलों को 31 मई तक कोरोना मुक्त करने का टारगेट दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 मई तक आपको अपने प्रदेश, जिला, शहर, गांव सभी को कोरोना से मुक्त करना है। सीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जोर दिया, साथ ही हॉटस्पॉट चिन्हित करने के निर्देश दिए। कोरोना कर्फ्यू को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करना है, हम लंबे समय तक बंद नहीं रख सकते। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि किल कोरोना अभियान अभी लगातार चलता रहेगा, हमें संक्रमण की चेन तोड़ना है। तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी है, तीसरी लहर को आने नहीं देना है। सीएम ने वैक्सीनेशन के लिए भी अभियान चलाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना से लड़ाई में जनता से भी सहयोग की अपील की। 31 मई तक मध्य प्रदेश को, आपके वार्ड को, आपके शहर को, आपको कोरोना मुक्त करना है। उसके लिए आपको सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है आपके सहयोग से कोरोना हारेगा और मानवता जीतेगी, मध्य प्रदेश जीतेगा, हमारा देश जीतेगा। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शनिवार को उज्जैन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि सरकार मुझसे मौत के आंकड़े मांग रही है, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी है कि नगर निगम, ग्राम पंचायतों से आंकड़ा निकाले। सीएम शिवराज ने घोषणा की है कि मृतक परिवारों को 1 लाख दिया जाएगा, लेकिन मेरी मांग है कि उन्हें 5 लाख रुपए देना चाहिए।
मैं तो लाशों की आंकड़े मांग रहा हूँ, आपके बनावटी कोविड के आंकड़े नहीं मांग रहा। जो इतनी लाशें कब्रिस्तान और शमशान घाट में आई हैं, उसका 80% मैं मान रहा हूँ कोविड से है। जो परिवार का सदस्य एफिडेविट देता है कि मेरे परिवार के सदस्य को कि कोविड के कारण मृत्यु हुई है, उसको आप 5 लाख रुपए दीजिए। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौत को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व मंत्री बीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोरोना से हुई मौतों के पूरे आंकड़े हैं जो शमशान और कब्रिस्तान से जुटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस के पास शमशान घाट और कब्रिस्तानों के आंकड़े हैं और 15 दिन के अंदर 5,500 से ज़्यादा की जान गई थी और उनका फ्यूनरल हुआ था कब्रिस्तान और सब मिला के। तो ये 1 मिनट, ये वो आंकड़े हैं, लेकिन बहुत से जो भोपाल से बाहर भेज दिए गए वो उसमें इंक्लूड नहीं थे। तो कुल मिला के ये आंकड़ा इससे पहुँचेगा और इसके प्रूफ हम देंगे। जेपी अस्पताल में डॉक्टर से बदसलूकी के बाद पूर्व मंत्री बीसी शर्मा एक बार फिर अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन निरीक्षण में एक भी अधिकारी या डॉक्टर नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव से बदतमीजी और इस्तीफा देने के मामले के बाद डॉक्टरों ने पूर्व मंत्री के किसी भी दौरे में नहीं जाने का निर्णय लिया है। आधे घंटे के इंतजार के बाद शर्मा ने बिना अधिकारियों के ही निरीक्षण किया। शर्मा से स्वास्थ्य कर्मचारियों की नाराजगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वीडियो कॉल के जरिए भर्ती कोविड मरीजों से बातचीत तक अस्पताल प्रबंधक के कर्मचारियों ने नहीं कराई। ये तय हुआ था कि यहाँ पे आएंगे और आज काम शुरू होना है, लेकिन इन सब चीज़ों को डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स, ये सब अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। यही एक ढीलापन है जो जेपी अस्पताल को बाकी अस्पतालों से पीछा कर देता है। और कोरोना संक्रमण की रोकथाम और तीसरी लहर की चेतावनी को लेकर विदेशी संस्थान भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमेरिकी फाउंडेशन संस्थान के सदस्यों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की है। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कई मामलों को लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने बताया कि अमेरिकी फाउंडेशन संस्था प्रदेश में 2 स्थानों पर 2 बड़े प्लांट लगाएगी। इसके अलावा 100 ऑक्सीजन से संबंधित मशीनों की उपलब्धता कराएगी। संस्था ने 3 पोर्टेबल बेड कोविड अस्पताल खोलने का प्रस्ताव भी दिया है। अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन जो संस्था है वो सहयोग करती है। इस कोविड की महामारी में भी वो सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के लिए वो 2 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देंगे। ग्वालियर जिले के गांव में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण फैला था, अब उसी रफ्तार से कम भी हो रहा है। जिला पंचायत ने कुल 79 पंचायतों को कोरोना मुक्त घोषित किया है। इनमें भीतरवार तहसील की 42, डबरा तहसील की 13, घाटी गांव तहसील की 7 और मुरार तहसील की 17 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। जिला पंचायत के सीईओ किशोर कन्याल के मुताबिक पिछले 10 दिन से ग्राम पंचायतों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं आया है। तो अभी हमारी कुछ पंचायतें जो पहले कोरोना जिनमें थे पेशेंट, उसमें से मुक्त हुई हैं। लगभग अब 67 ऐसी पंचायतें हो चुकी हैं। ये संख्या बढ़ती जा रही है। बडेरा भारस भी उनमें से एक पंचायत है। टीकाकरण प्रारंभ हुआ था तो शहर में चूंकि फीडबैक कम आ रहा था, लोग उतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपना ये टीकाकरण तेज किया था। और नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सरबजीत सिंह मोखा का परिवार पूरी तरह घिर चुका है। वहीं मोखा का बेटा हरकरण अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। हालांकि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि वो दिल्ली भाग चुका है और इसी सिलसिले में एसआईटी की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि हरकरण का दिल्ली में ससुराल है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हरकरण मोखा वहीं छिपा हो सकता है। इस मामले में जबलपुर से एक और कड़ी जुड़ गई है। एसआईटी ने मोखा के राजदार राकेश शर्मा के घर छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि राकेश शर्मा ने हरकरण के साथ मिलकर इंजेक्शन की खरीदी के एवज में सुनील मिश्रा को करीब 15 लाख रुपए दिए थे। अभी तक की जांच में यह बात निकलकर सामने आई है कि सिटी अस्पताल में जो नकली इंजेक्शन खरीदने और बेचने के बिल बनाए गए थे, मामला उजागर होने के बाद सारे बिल डिलीट कराए गए।
साथ ही कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को मॉडिफाई भी कराया गया ताकि सबूतों को मिटाया जा सके, जिसे साइबर एक्सपर्ट की टीम रिकवर करने में लगी। और अब खबर भोपाल से, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में फरार चल रहे जेके हॉस्पिटल के आईटी विभाग का मैनेजर आकाश दुबे, जिस पर पुलिस ने 7,500 रुपए का इनाम घोषित किया है, उस पर रासुका की कार्रवाई भी की जा रही है। कोलार थाना पुलिस ने प्रतिवेदन बनाकर कलेक्टर को भेज दिया है। पुलिस उसकी चल अचल संपत्ति को लेकर पड़ताल कर रही है, जिसकी जानकारी लगते ही कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल 8 दिन बाद भी आकाश दुबे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका है। पुलिस उसके सगे संबंधी और दोस्तों के साथ संबंधित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं लग सका है। उसमें काम कर रही है। 7,500 का इनाम हमने घोषित किया है। साथ ही में उसके अगेंस्ट जो एक 82-83 कुर्की की कार्रवाई होती है वो की जा रही है। उसकी जो चल अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा लिया जाएगा और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। महू कैंट एरिया में 2 बहनों के जासूसी के मामले में लगातार जांच जारी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी पूछताछ में जुटी हुई है। युवती ने जो डेटा डिलीट किया था उसे उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिकवर भी किया जा रहा है। वहीं बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर के महू कैंट एरिया में पिछले कई दिनों से सुरक्षा एजेंसियों की नजर वहां रहने वाली 2 सगी बहनों पर थी, जिसमें दोनों बहनें पाकिस्तान के एक युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रही थी। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों ही बहनें आर्मी कैंट एरिया की फोटो क्लिक करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद दोनों लड़कियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। और इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां भी अपने अपने स्तरों पर जांच में जुटी हैं। लड़का भी है जिससे मिलिट्री इंटेलिजेंस वहां से पूछताछ कर रही है और वहाँ पे मुख्य तौर पे वहीं पे संबंधित है, उसके बारे में भी जानकारियाँ निकाली गई हैं। प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य पाए गए हैं, फिर उसके बारे में जांच की जाए। स्रोतों से कुछ जानकारियाँ मिली हैं जिनको जोड़ करके एक पूरी उसकी तस्वीर को उकेरने की कोशिश की जा रही है। उनकी चीज़ों को एक जगह से अलग अलग साक्ष्यों पर पुलिस काम कर रही है। मुरैना जिले में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफिया वन विभाग के अधिकारियों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। चंबल अभ्यारण्य की अधीक्षक श्रद्धा पांडे लगातार रेत माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। चंबल नदी से रेत का अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं पर वन विभाग कार्रवाई कर रहा था। उसी समय रेत माफियाओं ने वन विभाग के अमले पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया। बचाव में वन विभाग ने भी 3 राउंड फायर किए, लेकिन तेज रफ्तार में चालक ट्रैक्टर को लेकर भाग गया। टीम ने इस दौरान चंबल से रेत से भरे ट्रैक्टर को पकड़ लिया। इसके बाद सिविल लाइन थाने में पुलिस को सूचना दी गई। जब ट्रैक्टर को वन विभाग की डिपो में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि रेत माफियाओं ने श्रद्धा पांडे पर यह कोई पहला हमला नहीं किया, इससे पहले भी एसडीओपी पर रेत माफिया द्वारा फायरिंग की गई है। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने नए नए कामों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं आज वो स्कूटी चलाकर ट्रैफिक थाने पहुंचे और एक दिन पहले हेलमेट ना पहनकर स्कूटी चलाने की गलती स्वीकार की और चालान बनाने के लिए कहा, जिसके बाद ट्रैफिक डीएसपी आरएन त्रिपाठी ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनका 250 रुपए का चालान किया। वहीं तोमर ने कहा कि वो मंत्री हैं और इसके बाद भी उनसे ये गलती हो गई है, इससे गलत संदेश जाता है। अब इसके प्रायश्चित के लिए वो रविवार को 1 घंटे मुक्तिधाम में श्रमदान भी करेंगे। साथ ही हाथ जोड़कर उन्होंने कहा कि युवा हेलमेट, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। स्कूटी चलाई और मैं हेलमेट नहीं लगाई था, ये मेरी गलती थी। मैंने एहसास किया, ट्रैफिक थाने गया सिटी सेंटर, वहाँ जाके अपना चालान कटवाया, गलती एहसास की और इस गलती का पश्चाताप, इसकी सज़ा कल 1 घंटे 4 शहर के शमशान घाट पर श्रमदान करके करूँगा। और उधर कोरोना काल में बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस अलग अलग तरीके से सजा दे रही है। मंडला में कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिली है, जहां बिना किसी काम के घूम रहे लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अलग से पाठ पढ़ाया। बाकायदा ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और घर में रहना है मजबूरी। क्लास में बैठे लोगों को बार बार इस लाइन को दोहराया जा रहा था, रटवाया जा रहा था। पुलिस लगातार संक्रमण से बचाव और कोरोना कर्फ्यू का पालन करने के लिए नए नए तरीके अपना रही है।
और कोरोना काल में नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव के थाना प्रभारी लोगों को व्यायाम, प्राणायाम और शंखनाद कर स्वस्थ रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गली चौक चौराहों पर थाना प्रभारी लोगों को साउंड सेट के जरिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों से घरों में रहने के आग्रह के साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए शंख बजाकर फेफड़ों को मजबूत रखने का संदेश दिया जा रहा है। व्यायाम करिए और अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन करिए। लोगों को इम्यून रखने के लिए, अपने लंग्स के लिए कुछ एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित किया है और कोशिश की है कि उनको बताएं कि शंख बजाने से उनके लंग्स को शक्ति मिलती है ताकि कोविड-19 से लड़ने में उनके शरीर को और भी सक्षम बनाया जा सके। शंख बजाने से फेफड़े फूलते हैं, फेफड़ों की मसल्स मजबूत होती हैं और रक्त संचार बढ़ता है पूरे शरीर में, ब्रेन में। मंडला जिले में इन दिनों बड़ी संख्या में बीज बम तैयार किया जा रहा है जो जगह जगह फेंके जाएंगे। सुनकर थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा कि आखिर ये बीज बम क्यों बनाया जा रहा है और ये क्यों फेंका जाएगा। दरअसल कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए मची त्राही के बाद मंडला कृषि विज्ञान केंद्र ने बीज बम बनाया है। इस बीज बम से सड़क किनारे और खाली हो रहे जंगलों को बारिश के मौसम में फिर से हरा भरा करने की तैयारी है। इस पद्धति से लगभग 10,000 पौधे रोपने की तैयारी की जा रही है। पौधारोपण करने के लिए पहले गड्ढे खोदकर पौधारोपण किया जाता था। इसमें काफी समय और मेहनत और जरूरत लोगों की पड़ती थी, लागत भी ज्यादा आती थी और पौधे भी कम रोपे जाते थे। लेकिन इस तकनीक की मदद से हजारों पौधे एक साथ रोपे जाएंगे। और संगीत के क्षेत्र में ग्वालियर को विश्व पटल पर जल्द ही नई पहचान मिल सकती है। दरअसल यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की संगीत श्रेणी में ग्वालियर को शामिल करने की पहल चल रही है। इस सिलसिले में शनिवार को जिला प्रशासन की भोपाल में अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक हुई, जहां चर्चा के बाद पर्यटन विभाग इस संबंध में केंद्र सरकार को सप्ताह भर में प्रस्ताव भेजेगा। और इस बीच सब कुछ ठीक रहा तो 31 अक्टूबर को विश्व धरोहर दिवस के मौके पर यूनेस्को ग्वालियर को संगीत शहर की श्रेणी में शामिल होने की घोषणा कर सकता है। ऐसा हुआ तो इस श्रेणी में चेन्नई और वाराणसी के बाद ग्वालियर देश का तीसरा और प्रदेश का पहला शहर बन जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।